हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, इस रंगीन से परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज एक संकल्प लेते हैं उस माँ के लिए, एक संकल्प लेते हैं उस पिता के लिए जो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आपको कामयाब होता हुआ देखना चाहता है। और हाँ दोस्तों, कामयाबी कभी मिलती नहीं, कामयाबी हासिल करना पड़ता है। क्या दोस्तों, कामयाबी कभी भी मिलती नहीं है, कामयाबी को हासिल करना होता है। और उसी कामयाबी को हासिल करने के लिए दोस्तों हम और आप एक साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिएगा दोस्तों, इस क्लास का शुभारंभ किया जाए। और शुभारंभ करने से पहले दोस्तों आपके लिए मोटिवेशन की लाइन है जो दोस्तों आपको अंदर से क्या करेगी, आपको अंदर से दोस्तों आपके हौसले को बढ़ाएंगी। देखिए आज का मोटिवेशन क्या है कि कर हौसला बुलंद, फिर तू कदम आगे बढ़ा, मंजिल मिल ही जाएगी, तू अपनी बाहों को तो फैला। राह में अंधियारे हैं तो क्यों घबराता है, मसाले हिम्मत जलाकर उजाला तो फैला। ध्यान रखना दोस्तों, आपके अंदर जो मसाल है ना, उसको दोस्तों आपको खुद को जलाना होगा। क्या करना होगा? खुद को दोस्तों जलाना होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी मोटिवेशन की लाइन के साथ दोस्तों माँ का चरण स्पर्श करते हुए हम अपने क्लास को प्रारंभ करते हैं। अब देखिएगा, आज का दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों का श्रृंखला आपके सामने आ चुका है। और एक बात है दोस्तों कि अपना कलम ना अपने पास रखिएगा और नोटबुक अपने साथ रखिएगा। और इस कलम को दोस्तों एक पल के लिए भी आपको अपने से दूर नहीं होने देना है। और इसी कलम से दोस्तों आपको क्या करना है, अपने दोस्तों अपने किस्मत को रंगीन बनाना है। तो देखिएगा, पहला प्रश्न जो है कि ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी से सेकेंडरी है ना, ट्रांसफॉर्मर में दोस्तों प्राइमरी से जो सेकेंडरी के बीच दोस्तों पावर ट्रांसफर होता है ना, उसको पावर ट्रांसफर कराने की जिम्मेदारी कौन निभाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप इसको क्या करिए, इसको दोस्तों आप इसको डबल स्टार लगाइए। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी से सेकेंडरी के बीच दोस्तों पावर ट्रांसफर कराने की जिम्मेदारी कौन निभाता है। आपके पास चार ऑप्शन है। देखिए, क्या वो बॉडी है, क्या वो फ्लक्स है, क्या वो वोल्टेज है, क्या वो करंट है। तो इसका आंसर दोस्तों कमेंट में आपको कमेंट करके बताना है। देखिएगा, वैसे इसका आंसर क्या होगा, फ्लक्स दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। देखिएगा, मैं आपको दोस्तों अब क्या करता हूं, एक दोस्तों एक चित्र से आपको मैं रूबरू कराता हूं। और देखिएगा उस चित्र को गौर से। ये जो आपको ट्रांसफार्मर की कोर नजर आ रही है, ये दोस्तों एक ट्रांसफार्मर है। ये क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूं दोस्तों, एक ये क्या है, ट्रांसफार्मर की कोर है ना। ये क्या है दोस्तों, कोर है। और इसके बीच में ये कौन सी वाइंडिंग है, लिखना दोस्तों, ये एलवी वाइंडिंग है। कौन सी दोस्तों, एलवी ये वाइंडिंग है, यानी कि लो वोल्टेज वाइंडिंग। और ये वाली दोस्तों ये हाई वोल्टेज है ना, एचवी वाइंडिंग है। एलवी और एचवी दो वाइंडिंग है। इसमें देखिए दोस्तों, जब भी आप इसमें एलवी वाइंडिंग में क्या देते हैं, यहां से दोस्तों एक सप्लाई देते हैं है ना। सप्लाई यहां से आप देते हैं फेस और न्यूट्रल का है ना, सप्लाई देते हैं इसमें। तो इसमें क्या एक जनरेट होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। लिखिएगा दोस्तों, इसमें क्या उत्पन्न होती है, मैग्नेटिक दोस्तों इसमें फ्लक्स ये क्रिएट करता है। कौन क्रिएट कर रहा है, ये कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट कर रहा है। और ध्यान देना दोस्तों, इसी मैग्नेटिक फ्लक्स के माध्यम से पावर ट्रांसफर होती है। ये क्या करता है दोस्तों, ये पावर को ट्रांसफर कराता है। नोट करना इस चीज को, ये पावर को दोस्तों क्या करती है, पावर को ट्रांसफर कराने की जिम्मेदारी किसकी है दोस्तों, ये दोस्तों मैग्नेटिक फ्लक्स की, जो दोस्तों एक कोर के माध्यम से फ्लो हो रही है। अगर मैं आपसे कहूं ये कोर किसकी बनती है, तो दोस्तों ये स्टील की बनती है। किसकी दोस्तों, स्टील की। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि ये जो दोस्तों मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हुआ है ना, ये दोस्तों जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हुआ है, ये दोस्तों बिना ड्रॉप हुए आसानी से प्रवाहित हो सके। इसलिए दोस्तों हम इसमें क्या ऐड करते हैं, इसमें दोस्तों हम सिलिकॉन ऐड कर देते हैं। सिलिकॉन के अंदर वो क्वालिटी होती है, वो दोस्तों गुण होती है जो इस मैग्नेटिक फ्लक्स को दोस्तों बिना ड्रॉप कराए अपने अंदर से आसानी से फ्लो करा सकती है। इसलिए ये कोर दोस्तों सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। और इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स के द्वारा क्या होता है, पावर ट्रांसफर होती है। अब दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसका आंसर बताइएगा कि ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का ईएमएफ उत्पन्न होता है। बताइएगा दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर होती है, नोट करना दोस्तों इस चीज को, जो ट्रांसफार्मर होती है
इसमें दोस्तों जो ईएमएफ उत्पन्न होती है ना, ये किस प्रकार की ईएमएफ होती है तो लिख लेना दोस्तों, इसमें स्टैटिक ईएमएफ होती है। कौन सी ईएमएफ दोस्तों? इसमें स्थिर ईएमएफ उत्पन्न होती है। ध्यान रखना दोस्तों, स्थिर ईएमएफ अगर आपको आंसर करेंगे दोस्तों एग्जाम में तो ही आपको नंबर मिलेगा। अगर दोस्तों डायनामिक ईएमएफ कर देंगे तो आपका गलत आंसर हो जाएगा, है ना। डायनामिक कहां पे मिलता है दोस्तों? डायनामिक ईएमएफ कहां पे उत्पन्न होती है तो लिखना दोस्तों, ये घूमने वाले भागों में। किसमें दोस्तों? ये घूमने वाले जो भी युक्ति होती है उसमें, यानी कि दोस्तों जो जनरेटर हो गया और जो आपकी मोटर होगी उसमें डायनामिक ईएमएफ और दोस्तों स्टैटिक ईएमएफ आपके ट्रांसफार्मर में उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? मैग्नेटिक फ्लक्स ही दोस्तों वो फैक्टर है जो पावर को ट्रांसफर करने की जिम्मेदारी निभाता है। और एक बात ध्यान रखना दोस्तों, इसमें ये जो आपकी एलवी वाइंडिंग है इसमें भी दोस्तों जो पावर है वो सेम होगी। इसमें पावर क्या होगी? सेम होगी। और इसमें भी दोस्तों सेम ही पावर होगी, है ना। यानी कि पावर में किसी भी प्रकार की कोई चेंज नहीं आता है, चाहे वो एलवी वाइंडिंग हो चाहे वो एचवी वाइंडिंग हो, पावर दोस्तों हमेशा एक समान होता है। और दोस्तों दूसरी फैक्टर क्या है तो नोट करना, फ्रीक्वेंसी। क्या दोस्तों? फ्रीक्वेंसी भी इसमें एक समान होती है। यानी कि एलवी वाइंडिंग और एचवी वाइंडिंग दोनों में दोस्तों फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा और पावर में भी कोई परिवर्तन नहीं आती है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? अब मैं आपको फ्लैशबैक में ले चलता हूं। देखिएगा इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों कि फ्लक्स ही वो फैक्टर है जो जिम्मेदार होता है दोस्तों पावर को ट्रांसफर कराने की। इसके आगे देखिए अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर दूसरा प्रश्न क्या है कि सोडियम वेपर लैंप में उपस्थित गैस किस कलर का प्रकाश किरण उत्पादन करता है? किस कलर का दोस्तों? आपके पास ऑप्शन है गुलाबी, पीला गुलाबी, पीला या फिर दोस्तों नीला गुलाबी। इसका आंसर क्या होगा? कमेंट करके आपको आंसर बताना है। और एक बात जरूरी बात है दोस्तों कि आपको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों इस क्लास को उन लोगों तक पहुंचाना है जिसको दोस्तों जरूरत है इस क्लास की। और दोस्तों जितने भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे होंगे, है ना, वो सब दोस्तों क्या करेंगे, अपनी अपनी दोस्तों जिम्मेदारी जरूर निभाएंगे। और आपकी जिम्मेदारी क्या है दोस्तों? बस आपको दोस्तों इस क्लास को शेयर करना है और दोस्तों कुछ नहीं करना है। बस इतना सा काम है दोस्तों। मुझे आप पे पूरा यकीन है, पूरा ट्रस्ट है दोस्तों कि आप इस क्लास को जरूर शेयर करेंगे। तो देखिएगा मैं आपको दोबारा एक तस्वीर दिखाता हूं दोस्तों, और इस तस्वीर को गौर से आप देखिएगा। मैं बहुत कुछ समझाना चाह रहा हूं। अब दोस्तों मैं अपनी योगदान निभाने की कोशिश कर रहा हूं और मैं देखता हूं दोस्तों मैं आपको कितना इसके बारे में बता सकता हूं। आपके पास दोस्तों ये क्या है, एक दोस्तों सोडियम वेपर लैंप है और दोस्तों एक लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप और एक हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप। सबसे पहला दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे कि पीला प्रकाश उत्पन्न करता है। कैसा प्रकाश दोस्तों? पीला कलर का प्रकाश उत्पन्न करता है। ये दोस्तों क्या मिल गया, ये हमें आंसर मिल गया। अब देखिएगा, अब आपको पहचानना कैसे है कि लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप कौन सी है और इसमें से दोस्तों हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप कौन सी है। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं और उसको सुनना दोस्तों कि जो लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप होती है ना, उसमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है तो लिखना दोस्तों, उसमें रिक्वायरमेंट होती है लो करंट डेंसिटी की। किसकी दोस्तों? लो करंट डेंसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। किसमें दोस्तों? लो करंट डेंसिटी की रिक्वायरमेंट होती है लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप में। इस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए, इस आवश्यकता को दोस्तों पूर्ण करने के लिए क्या करते हैं हम, जो हमारी सोडियम वेपर लैंप होती है उसका दोस्तों लिखना, उसका क्या करते हैं हम कि इंटरनल, है ना, उसका दोस्तों हम इंटरनल सरफेस एरिया, है ना, इंटरनल दोस्तों सरफेस एरिया को हम क्या करते हैं, हम बढ़ा देते हैं। इंटरनल सरफेस एरिया को बढ़ाने का मतलब क्या है कि करंट डेंसिटी को हमें लो रखना है और दोस्तों इसीलिए इसका जो साइज है दोस्तों ये बढ़ जाती है। और ये वाली दोस्तों जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है ये किसकी है, ये दोस्तों लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप की है। किसकी? लिखिएगा, ये है किसकी? लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप, है ना, लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप की ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, वेपर लैंप, है ना, सोडियम वेपर लैंप। तो ये है दोस्तों लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप जिसमें लो करंट डेंसिटी की आवश्यकता है। और इस आवश्यकता को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके इंटरनल सरफेस एरिया को यानी कि आंतरिक भाग को दोस्तों, आंतरिक भाग के क्षेत्रफल को हम बड़ा कर देते हैं। इसलिए इसका साइज दोस्तों हमेशा कैसा होता है, बड़ा होता है। और इसमें देखिएगा दोस्तों, अगर आपसे
आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर दोस्तों कौन सी गैस भरी होती है, तो लिखना दोस्तों इसके अंदर गैस भरी होती है सोडियम। लिखना दोस्तों इसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है, सोडियम निरिन गैस। कौन सी दोस्तों, सोडियम निरिन गैस, है ना। सोडियम निरिन गैस प्लस दोस्तों 1% इसमें आर्गन गैस भरी होती है। कितना दोस्तों, केवल और केवल 1% आर्गन गैस भरी होती है। और दोस्तों ध्यान रखना, ये जो आपकी आर्गन गैस है ना दोस्तों, ये लो प्रेशर के साथ भरी होती है। किसके साथ, ये लो प्रेशर के साथ भरी होती है, इसलिए दोस्तों इसका नाम हम क्या देते हैं, लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप। तो ये रहा दोस्तों सोडियम वेपर लैंप, सोडियम निरिन गैस और आर्गन गैस इसके अंदर भरी जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि इस लैंप के अंदर कोटिंग किसकी करते हैं, तो उस फास्फर का नाम क्या है, तो आप नोट करना दोस्तों, उस फास्फर को हम कहते हैं, वो जो फास्फर है दोस्तों हमारा कहलाता है बेरियम प्लस, कौन सा है दोस्तों, बेरियम। या फिर दोस्तों अगर आपको बेरियम का ऑप्शन ना मिले तो लिखिएगा दोस्तों स्ट्रोनियम। क्या दोस्तों, स्ट्रोनियम, है ना। या दोस्तों बेरियम का फास्फर लगाया गया होगा, इसकी कोटिंग की गई होगी, या फिर दोस्तों स्ट्रोनियम की कोटिंग की गई होगी। अगर आप पूछेंगे कि इस कोटिंग के पीछे का लॉजिक क्या है, तो ध्यान रखना दोस्तों, जैसे जो एलईडी आपकी होती है, क्या दोस्तों, आपकी जो एलईडी होती है, ये क्या करता है दोस्तों, ये लाइट को एमिट करता है। क्या करता है, ये लाइट को एमिट करता है। इसी प्रकार से दोस्तों जो आपका बेरियम और स्ट्रोनियम है ना, ये क्या करते हैं दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन को एमिट करते हैं। नोट करना दोस्तों, ये क्या करते हैं, ये दोस्तों इलेक्ट्रॉन को एमिट करते हैं। एमिट का मतलब होता है दोस्तों उत्सर्जन करना, है ना। एमिट का मतलब क्या होता है, उत्सर्जन करना। तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कौन करता है, बेरियम या स्ट्रोनियम की जो आपकी दोस्तों कोटिंग की जाती है, ये करते हैं इलेक्ट्रॉन का एमिशन, है ना, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करते हैं। अब बताइए दोस्तों इसमें से अब क्या रह गया, आपका रह गया दोस्तों इसमें से जो हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप है ना, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप है ना, HPMVL, ये वाली जो आपको लैंप दिखाई दे रही है, ये हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप है। और दोस्तों इसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, तो नोट करना दोस्तों, इसके अंदर जो आपको गैस भरना होता है वो दोस्तों सोडियम गैस होती है। कौन सी, सोडियम प्लस दोस्तों इसमें नियोन गैस भरा जाता है। कौन सी, सोडियम प्लस नियोन गैस। अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं कि इन दोनों में से हाई प्रेशर किसका होता है, हाई प्रेशर किसका होता है, तो लिखना दोस्तों इसी का हाई प्रेशर होता है ना। नियोन गैस को हम हाई प्रेशर के साथ भरते हैं और इसीलिए इसको हम हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप कहते हैं। अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं कि इस लैंप के अंदर कौन सी कोटिंग की जाती है, तो आप नोट करना दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों हम भरते हैं, यहां पे लिखता हूं मैं दोस्तों, फ्लोरोसेंट पाउडर। क्या दोस्तों, इसके अंदर हम क्या भरते हैं, इसके अंदर क्या, किसकी हम कोटिंग करते हैं, फ्लोरोसेंट पाउडर की कोटिंग की जाती है। और इस कोटिंग को करने के पीछे का रीजन क्या है, तो इसके पीछे का रीजन है दोस्तों, नोट करना कि इसमें से जो अल्ट्रा वायलेट किरण निकलती है, लिखिएगा दोस्तों, इसमें से जो अल्ट्रा वायलेट किरण निकलती है ना, अल्ट्रा वायलेट दोस्तों जो किरण निकलती है, इन किरण को हमें क्या करना होता है, हमें रोकना होता है। अल्ट्रा वायलेट किरण, आपने दोस्तों कभी देखा होगा कि जब रोड पे चलते हुई अगर बाइक की दोस्तों रात के समय हमारी आंखों पे अगर डायरेक्ट रोशनी पड़ती है तो हमारी आंखें क्या होती है दोस्तों, चकाचौंध हो जाती हैं। क्या वजह है, वो यही वजह है दोस्तों कि ये जो आपकी हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप है, ये दोस्तों अल्ट्रा वायलेट किरणों को भी उत्पन्न करती है। इस अल्ट्रा वायलेट किरण को दोस्तों हमें कंट्रोल करके हमें दृश्य प्रकाश उत्पन्न करना होता है। कौन सी दोस्तों, दृश्य प्रकाश किरण उत्पन्न करना होता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं दोस्तों, फ्लोरोसेंट की कोटिंग करते हैं, है ना। तो ये रहा दोस्तों हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप और लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप का टोटल दोस्तों पंचनामा आपके सामने उपस्थित है। देखिएगा, मैं आपको दोस्तों फ्लैशबैक में दोबारा ले चलता हूं। आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। पीला रंग का ये प्रकाश उत्पन्न करती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि नीला सफेद कौन सा फास्फर है जो प्रकाश उत्पन्न करती है, तो लिखिएगा दोस्तों मैग्नीशियम टंगस्टेट, है ना। कौन सी दोस्तों, मैग्नीशियम
टंगस्टेट है ना, मैग्नीशियम टंगस्टेट, ये क्या करती है दोस्तों, ये नीला सफेद रंग की प्रकाश उत्पन्न करती है। और मैग्नीशियम टंगस्टेट क्या है, ये दोस्तों एक फास्फर है। क्या है दोस्तों, ये एक फास्फर है। और पीला गुलाबी दोस्तों, नोट करना, पीला गुलाबी कौन सा फास्फर कलर उत्पन्न करता है, तो दोस्तों कैल्शियम सिलिकेट। नोट करना दोस्तों, कैल्शियम सिलिकेट जो आपकी फास्फर होती है, कैल्शियम सिलिकेट, ये दोस्तों ये किस कलर का, पीला और गुलाबी कलर का प्रकाश उत्पन्न करती है। और इसी के साथ में लिखना दोस्तों, जो आपकी गुलाबी कलर की होती है प्रकाश, ये दोस्तों कैल्शियम बोरेट जो फास्फर होता है ना, नोट करना दोस्तों, कैल्शियम बोरेट है ना, कौन सी, कैल्शियम बोरेट जो होती है फास्फर, ये गुलाबी रंग का प्रकाश उत्पन्न करती है। और पीला गुलाबी दोस्तों कैल्शियम सिलिकेट, और नीला सफेद मैग्नीशियम टंगस्टेट जो फास्फर है, ये किरण उत्पन्न करती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट आंसर होगा, है ना। इसी के साथ में अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस पदार्थ को इंसुलेशन की क्लास में नहीं गिना जाता है। अब दोस्तों अभी देखिए, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट है कि ये डीआरडीओ में भी पूछा जा चुका है, यूपीपीसीएल में भी, और इसके साथ में दोस्तों ये एमपीटीओ में भी पूछा जा चुका है ये प्रश्न। तो आपको आंसर देना है कि सिरामिक है, हवा है, जिप्सम है, या जर्मन सिल्वर है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट आंसर होगा, जर्मन सिल्वर। अब दोस्तों आप सुनिए दोस्तों, इसके अंदर वो कौन सी खासियत है, वो कौन सी गुण है दोस्तों, जिसके कारण हम इसको इंसुलेटर की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, वो गुण सुनिए। तो सबसे पहला गुण क्या है, ये दोस्तों इसकी जो सापेक्षिक चालकता, नोट करिए दोस्तों, इसकी जो सापेक्षिक दोस्तों चालकता होती है ना, वो कितना परसेंट होता है, तो नोट करना दोस्तों, वो 7.5% होती है। कितना दोस्तों, 7.5%। और इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है, नोट करना दोस्तों, इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है, ये भी दोस्तों कम ही है। ये कितना है, तो नोट करना, ये है दोस्तों 21.470 माइक्रो ओम है, माइक्रो ओम सेंटीमीटर। यानी कि दोस्तों ये माइक्रो ओम में इसका विशिष्ट प्रतिरोध है। और सापेक्षिक चालकता दोस्तों 100% में से कितना है, 7.5%। यानी कि दोस्तों ये कम ही सही, लेकिन अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को दोस्तों आसानी से फ्लो करा सकता है। इसीलिए दोस्तों इन्हीं दोनों गुण की वजह से जर्मन सिल्वर को क्या करते हैं दोस्तों, हम किस श्रेणी में रखते हैं, तो इसको दोस्तों हम चालकता की श्रेणी में रखते हैं। किस श्रेणी में दोस्तों, चालकता की श्रेणी में हम इसको रखते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट आंसर होगा, जर्मन सिल्वर। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 को भी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि यदि किसी नोर गेट का आउटपुट, ध्यान से सुनना दोस्तों, यदि किसी नोर गेट का आउटपुट पल्स कितना है, 1 है, तो उसके इनपुट में कैसा पल्स दिया गया होगा। दोबारा क्वेश्चन पढ़ता हूं कि यदि किसी नोर गेट का आउटपुट दोस्तों पल्स 1 है, तो इसके इनपुट में कैसा पल्स दिया गया होगा। सबसे पहली बात सुनिए दोस्तों, जो नोर गेट होता है, इसको हम और किस गेट के नाम से जानते हैं, तो यूनिवर्सल गेट के नाम से इसको जानते हैं। किस गेट से दोस्तों, यूनिवर्सल गेट के नाम से जानते हैं। और दोस्तों इसको काम में कहा लेते हैं, तो नोट करना दोस्तों, इसका जो उपयोग है ना, इसको हम कहां पे उपयोग करते हैं, तो लॉजिक गेट के लिए। किसके लिए दोस्तों, लॉजिक गेट के लिए। नोट करना, लॉजिक गेट के लिए हम इसको नोर गेट को बनाया गया है। किसके लिए दोस्तों, लॉजिक गेट के लिए नोर गेट को बनाया गया है। सुनना, अगर दोस्तों इसका आंसर जानने से पहले ना आप कॉन्सेप्ट को पकड़िए दोस्तों, आंसर आपको कभी नहीं भूलेगा। देखिएगा, इसको हम यूनिवर्सल गेट किस लिए कहते हैं, तो लिखना दोस्तों, ये नोट प्लस ओर गेट से मिलकर के बना है नोर गेट। किससे दोस्तों, नोट प्लस ओर गेट से, है ना। और देखिएगा, नोट गेट जो होता है दोस्तों, इसका सिंबल कैसा होता है, तो इस प्रकार से दोस्तों नोट गेट का सिंबल होता है। और ओर गेट का कैसा होता है दोस्तों, ओर गेट का लिखिएगा, देखिएगा दोस्तों, ओर गेट का इस प्रकार से सिंबल होती है, इस प्रकार से ओर गेट का सिंबल होता है। अब सुनिए, इसके लॉजिक को पकड़ते हैं दोस्तों। देखिएगा, इसका पूरा जब डायग्राम बनता है ना, तो इस प्रकार से दोस्तों इसका डायग्राम का निर्माण होता है।
इस प्रकार से दोस्तों इसका डायग्राम का निर्माण होता है। यानी कि ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें जो आपकी ए और बी जो दो इनपुट है ना, ये किसका है दोस्तों, ये और गेट का है। और गेट में दो इनपुट होते हैं और नोट गेट में एक दोस्तों इसका इनपुट होता है। सुनिएगा, इसके ध्यान से सुनिएगा इसके कॉन्सेप्ट को, कि जो और गेट है ना, इसमें दोस्तों आपको ये समझना है कि इनपुट में दो सप्लाई देना है, और दोस्तों दोनों में से किसी भी एक टर्मिनल को अगर आपने सप्लाई दिया तो आउटपुट आपको प्राप्त होगा। अगर जब दोस्तों कोई आप इनपुट नहीं देंगे तो आपको आउटपुट भी कुछ नहीं मिलेगा। तो देखिएगा, हम यहाँ क्या करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जीरो सिग्नल देते हैं और यहाँ पे भी जीरो, तो आउटपुट भी हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। और ध्यान देना दोस्तों, गेट को हम इन्वर्टर गेट के नाम से भी जानते हैं। किस गेट के नाम से, इसको दोस्तों हम इन्वर्टर गेट के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जब आप इसको जीरो सिग्नल देंगे तो ये आउटपुट में एक प्रदान करता है, जब एक इसको इनपुट सिग्नल देंगे तो आउटपुट में ये जीरो सिग्नल देता है हमें। तो इसमें देखिए, जो इसके और गेट, ये क्या है, ये और गेट है, ये दोस्तों ये नॉट गेट है ना। देखिएगा, और गेट का ये क्या है, आउटपुट है, और गेट का ये आउटपुट है। इस आउटपुट को हम नॉट गेट के इनपुट में देते हैं जीरो, तो ये आउटपुट में हमें क्या देगा, एक देगा, और यही आउटपुट दोस्तों यहाँ पे आपको प्राप्त है। तो आंसर आपका क्या होगा, आंसर दोस्तों आपका क्या होना चाहिए, ये यानी कि ए में भी जीरो और बी, यानी कि दोनों सिग्नल आपके कैसे हैं, जीरो है। तो ए बराबर दोस्तों जीरो और बी बराबर जीरो, दोनों सिग्नल को जब जीरो आप देंगे तभी दोस्तों नोर गेट का जो आउटपुट है वो पल्स आपको कैसा मिलेगा, 1 पल्स मिलेगा। और इस 1 को क्या कहते हैं, लिखिएगा दोस्तों, 1 को हम हाई कहते हैं और 0 को हम लो के नाम से जानते हैं। हाई और लो का ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों। हाई का मतलब ये समझिए कि ऑन, और लो का मतलब समझिए ऑफ, ऑन और ऑफ। तो इसमें दोस्तों जब दोनों सिग्नल को हम ऑफ करते हैं तो आउटपुट हमें ऑफ मिलता है, और इस आउटपुट को हम इनपुट के रूप में नोट गेट को देते हैं। तो नोट गेट दोस्तों एक इन्वर्टर गेट की तरह काम करता है, और दोस्तों इस सिग्नल को ये कन्वर्ट करके एक में कन्वर्ट कर देता है, और यही पल्स आपको आउटपुट में प्राप्त होती है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी करेक्ट आंसर हो गया, है ना। तो इसी की पेशकश में देखिए अगला जो क्वेश्चन है, ये दोस्तों ये आपको चित्र आपको दिखाना था। ये किसका चित्र है, ये दोस्तों एक नोर गेट का चित्र है, और 7 टर्मिनल्स नोर गेट का चित्र है। और ये किस उद्देश्य से हम इसको काम में लेते हैं, तो लॉजिक गेट। ध्यान रखना दोस्तों, जो लॉजिक गेट होता है ना, कभी भी दोस्तों क्या सुनना, यहाँ पे जो दोस्तों आपका नोट गेट प्लस और गेट बराबर दोस्तों क्या बना हुआ है, नोर गेट बना हुआ है ना। ये नोर गेट दोस्तों डायरेक्ट आप किसी भी, यानी कि केवल दोस्तों नोट गेट का प्रयोग करके आप लॉजिक गेट नहीं बना सकते, है ना। इस चीज को आप पकड़िएगा कि केवल दोस्तों नोट गेट के द्वारा आप लॉजिक गेट नहीं बना सकते, और ना ही केवल और गेट के द्वारा आप लॉजिक गेट बना सकते हैं। इसीलिए दोस्तों आपको जब भी लॉजिक गेट बनाना है तो नोर गेट और गेट को कंबाइन कर दीजिए। फिर दोस्तों जो आपका नोर गेट मिलता है, नोट गेट प्लस और गेट को कंबाइन करने के बाद जो नोर गेट मिलता है उसको दोस्तों वो यही नोर गेट है, वो दोस्तों यही नोर गेट है। और इसका प्रयोग आप किस लिए करते हैं, लॉजिक गेट बनाने के लिए। तो इसका आंसर आपको क्या हो गया दोस्तों, लॉजिक गेट। तो इसका उपयोग हो गया। और दोस्तों इनपुट के बारे में पूछा था, वो आपको इनपुट पता चल गया कि दोनों इनपुट जब 0 होगा तब दोस्तों आपको आउटपुट हाई मिलेगा। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि पावर गुणक की इकाई होती है। क्या होती है पावर गुणक की इकाई, कमेंट करके बताइएगा कि क्या वो प्रतिशत में होती है, क्या वो शक्ति में होती है, क्या वो वेबर प्रति मीटर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। अब सुनिए, जो आपका पावर फैक्टर है दोस्तों, ये आती कहां से है, ये कहां से आती है, तो लिखना दोस्तों ये लोड से आती है। कहां से, लोड से। जब तक दोस्तों आपका लोड निम्न रहेगा ना, तब तक पावर फैक्टर का मान क्या होगा, पावर फैक्टर का भी मान निम्न होगा। हम कह सकते हैं दोस्तों कि लोड समानुपाती पावर फैक्टर, है ना, ये कह सकते हैं कि लोड समानुपाती पावर फैक्टर। तो सुनना दोस्तों, जब तक आपकी लोड निम्न रहेगी तो पावर फैक्टर का भी मान निम्न होता है। अब बताइएगा दोस्तों, जो आपकी पावर फैक्टर है ना, इसको दोस्तों किस लोड से तुलना किया जाता है, किस लोड से इसको हम तुलना करते हैं। तो लिखना दोस्तों, जो आपकी पावर फैक्टर होती है ना, इसको दोस्तों हमेशा तुलना किया जाता है प्रतिरोधी लोड से। किससे दोस्तों, प्रतिरोधी लोड से तुलना किया जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि जो मैंने आपको बताया ना कि
पावर फैक्टर को हमेशा प्रतिरोधी लोड से तुलना करते हैं। तो इसके पीछे यानी कि जो मैं आपको बता रहा हूं इस बात में कितनी सच्चाई है, इसको दोस्तों मैं प्रूफ करने की कोशिश करता हूं। देखिएगा पावर फैक्टर बराबर क्या होता है ना, cos फाई बराबर होती है दोस्तों R बटा Z। जब दोस्तों R Z के बराबर हो जाता है तो आप लिख सकते हैं ना Z बराबर R या R बराबर Z। अगर मैं आपसे कहूं कि जो आपकी Z है इसकी यूनिट क्या है, तो इसकी यूनिट है दोस्तों ओम। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम। और R की यूनिट क्या होती है, R की यूनिट होती है ओम। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं ना कि जो cos फाई है ये दोस्तों ओम है। क्या है, ये ओम से इसकी तुलना किया जाता है। इसलिए जो दोस्तों आपका इंडक्टिव लोड होता है, नोट करना, जो आपकी इंडक्टिव लोड होती है और इसी के साथ में जो कैपेसिटिव लोड होती है, कौन कौन सी, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड, और एक कौन सी होती है, प्रतिरोधी लोड, है ना, इंडक्टिव, कैपेसिटिव और प्रतिरोधी लोड। तो पावर फैक्टर को हमेशा तुलना किससे करते हैं, प्रतिरोध से करते हैं, कैपेसिटिव और इंडक्टिव से नहीं किया जाता है। क्योंकि दोस्तों इसका जो लोड, इस लोड का जो पावर फैक्टर होता है ना वो दोस्तों कितना होता है, इकाई होती है। कितना, इकाई होती है। और ध्यान देना, जो हम चाहते हैं ना, हम हमेशा चाहते हैं कि पावर फैक्टर इकाई हो। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये जो पावर फैक्टर है ना दोस्तों इस प्रतिरोधी लोड का, ये प्रतिरोधी लोड दोस्तों हमेशा एक्टिव पावर को खपत करता है। किसको दोस्तों, ये एक्टिव पावर को खपत करता है। नोट करना, एक्टिव पावर को खपत करता है। और हम भी दोस्तों यही चाहते हैं, जो हमारी बिल आती है ना दोस्तों, जो हमारी बिल आती है, जितना अधिक दोस्तों आपका इंडक्टिव लोड होगा उतना अधिक आपका टैरिफ आएगा, उतना अधिक आपका बिल आएगा। हम यही चाहते हैं कि इंडक्टिव लोड कम से कम हो, कैपेसिटिव लोड भी कम से कम हो, हमेशा रजिस्टिव लोड अधिक हो। इसलिए पावर फैक्टर को तुलना किससे करते हैं, तो हमेशा दोस्तों प्रतिरोधी लोड से यानी कि रजिस्टिव लोड से किया जाता है। ये रहा दोस्तों इस पावर फैक्टर का टोटल कॉन्सेप्ट, जो कि दोस्तों आपके सामने उपस्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से दोस्तों कोई नहीं, इसकी किसी भी प्रकार की कोई यूनिट नहीं होती है। ये एक प्रकार का क्या है दोस्तों, एक प्रकार की लॉस है। लिखना दोस्तों पावर फैक्टर क्या है, इसको हम लॉस भी कह सकते हैं, या फिर दोस्तों लिखना करंट तथा वोल्टेज, है ना, क्या दोस्तों, करंट तथा वोल्टेज के बीच का एंगल, वोल्टेज के बीच का दोस्तों जो एंगल होता है ना, उस एंगल की दोस्तों कोज्या होती है। क्या होती है ये, कोज्या, यानी कि कोसाइन। करंट तथा वोल्टेज के बीच में जो एंगल बनता है ना, उस एंगल का दोस्तों कोसाइन होता है, वही पावर फैक्टर होती है। और पावर फैक्टर क्या है, एक प्रकार की लॉस है। ये जितना हो सके दोस्तों मैक्सिमम इकाई के करीब होना चाहिए। इसीलिए हम तुलना किससे करते हैं, इसीलिए हम इसकी तुलना हमेशा दोस्तों रजिस्टिव लोड से करते हैं, क्योंकि इसकी जो पावर फैक्टर होती है वो इकाई मानी जाती है। तो देखिएगा ये 5 क्वेश्चन थे दोस्तों, ये 5 क्वेश्चन जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है आजकल दोस्तों, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप बैठिए, ये कंप्यूटर स्क्रीन पे दोस्तों आपके डायरेक्ट सामने पूछ लिए जाते हैं, और सही आंसर करके और इन नंबरों को दोस्तों अपने अकाउंट में ऐड करना होता है। तो ये 5 क्वेश्चन थे दोस्तों, और आपने भी इस पूरे क्लास को दोस्तों पूरे फीलिंग के साथ देखा होगा, आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। और कॉन्सेप्ट दोस्तों, अगर कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, और एक प्यारा सा दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको मैसेज करना है कि जो कमेंट था वो बिल्कुल जबरदस्त था। और दोस्तों मैं हर रोज दोस्तों एक संकल्प लेकर आता हूं कि आज दोस्तों मैं बेहतर से बेहतर करके जाऊंगा, और आप भी दोस्तों हर रोज इस क्लास को एक संकल्प के साथ ही देखें, क्योंकि दोस्तों आपका जो संकल्प है ना, यही संकल्प दोस्तों आपको कामयाबी की ओर ले जाती है। और एक बात और कहना चाहूंगा दोस्तों कि अब हारना नहीं, हराना है। मुश्किल चाहे जितनी भी हो, मंजिल पाकर दिखाना है। क्या दोस्तों, अब हारना नहीं, आपको हराना है। और मुश्किल दोस्तों चाहे जितनी भी हो, लेकिन मंजिल पाकर के ही आपको दिखाना है। तो इसी हौसले के साथ दोस्तों हर सुबह 7 बजे रोजाना आया करिए। हम रोज दोस्तों आपको हर सुबह 7 बजे मिलते हैं, और इसी प्रकार दोस्तों हम मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बड़ों का प्यार और छोटों के स्नेह के साथ अपने जीवन में दोस्तों हमेशा अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहें भी हो, लेकिन मंजिल पाकर के ही आपको दिखाना है। तो इसी हौसले के साथ दोस्तों हर सुबह 7 बजे रोजाना आया करिए। हम रोज दोस्तों आपको हर सुबह 7 बजे मिलते हैं, और इसी प्रकार दोस्तों हम मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों,
बड़ों का प्यार और छोटों के स्नेह के साथ अपने जीवन में दोस्तों हमेशा अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहें, यही मैं आपसे कामना करता हूं। यही दोस्तों मैं रब से यही दोस्तों मैं दुआ करता हूं। तो चलिए कल सुबह फिर से मिलते हैं दोस्तों, इंतजार करिएगा। कल सुबह 7 बजे दोबारा दोस्तों आइएगा, देखना मत भूलिएगा। और वो फिर से दोस्तों वो 5 ट्रेंडिंग क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की अपनी कोशिश करूंगा। और दोस्तों उन ट्रेंडिंग क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, हर रोज सुबह 7 बजे आना है। और इस क्लास को भी दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने पहली बार दोस्तों इस क्लास में एंट्री लिया होगा तो आपका भी दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत दोस्तों आपका भी वेलकम है। और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों कल सुबह 7 बजे। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू।